दोस्तों नमस्कार। आज के इस एक नए चलचित्र में हम इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके आगामी बोर्ड परीक्षा से संबंधित हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। यह बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने बाकी 3 अन्य वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। यह हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित हमारा चौथा वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? नहीं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? जी हाँ, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, याद रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न, कवि कुल गुरु कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार इंपॉर्टेंट रचना है मतीराम, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, भूषण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि जी हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। भारतेंदु युग में? नहीं। द्विवेदी युग में? जी हाँ, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में मिली, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? कितनी नावों में कितनी बार? जी हाँ, इसका सही उत्तर है क, अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए प्रदान किया गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं। इम्पॉर्टेंट है, साहित्य सुधा निधि के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी? नहीं। बालकृष्ण भट्ट? नहीं। जगन्नाथ दास रत्नाकर? हाँ, साहित्य सुधा निधि के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुकाराम? नहीं। आत्माराम? नहीं। सीताराम? नहीं। राम बोला? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। ऐसा कहा जाता है जब इन्होंने जन्म लिया तो इनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो राम था ही, इसीलिए लोगों ने इस बालक का नाम रख दिया राम बोला, क्योंकि उसने सबसे पहले मुख से राम बोला, तो नाम भी हो गया राम बोला। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। आदिकाल में? नहीं। भक्ति काल में? नहीं। रीतिकाल में? हाँ, श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल में की गई है, याद रखिएगा, इसीलिए तो इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आनंद कादिंबनी पत्रिका के संपादक थे। इंपॉर्टेंट है, आनंद कादिंबनी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र? नहीं। प्रताप नारायण मिश्र? नहीं। प्रेमघन? जी हाँ, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। पल्लव है, वीणा ये भी है, लोकायतन ये भी है, रसवंती नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है? तो होगा रसवंती। रसवंती किसकी है? दिनकर की, यानी रामधारी सिंह दिनकर। अब अगला चलिए, 10वां प्रश्न, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद, समाज सुधार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, प्रगतिवादी कविता का मुख्य आधार साम्यवाद है, समानता की भावना। अगला, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ये किस युग की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की? नहीं। प्रगतिवाद की? जी हाँ, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिकालीन प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नाभादास? नहीं। देखिए, भक्तिकालीन जो निर्गुण काव्य धारा थी उसकी 2 शाखा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो यहाँ पूछा है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख अग्रणी कवि कौन थे? नाभादास? नहीं। तुलसीदास? नहीं। रैदास? नहीं। जायसी? हाँ, भक्तिकालीन प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी थे, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी।
और इनकी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी। आगे देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली। बताइए, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। दोस्तों, विनय पत्रिका तुलसी की रचना है और तुलसी जी ब्रज और अवधी भाषा दोनों में सिद्धहस्त थे और इन्होंने विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि हैं मीराबाई, ये तो भक्तिकालीन, नहीं रसखान, नहीं द्विजदेव। जी हाँ, रीतिकालीन कवि द्विजदेव हैं। द्विजदेव जी रीतिकालीन मुक्तक काव्य के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? कौन सा कवि ज्ञानमार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा का नहीं है? कबीर, ये तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। नानक, ये भी ज्ञानाश्रयी के हैं। रैदास, ये भी हैं। कुतुबन नहीं हैं। कुतुबन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हुआ घ। कुतुबन जी ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञेय, किसकी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ग। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, सुदामा धूमिल की, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न, नई कविता का आरंभ माना जाता है 1938 से, 1943 से, 1951 से, 1971 से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ग। नई कविता का आरंभ 1951 ईस्वी से माना जाता है, याद रखें। 18वां, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस है कि नहीं? है, महाकाव्य है, भक्ति काल की। साकेत, ये भी महाकाव्य है। द्विवेदी युग की यामा नहीं है, यामा महाकाव्य नहीं है। बाकी पद्मावत भी महाकाव्य है, भक्ति काल की। तो दोस्तों, यामा क्या है? यामा महादेवी वर्मा जी की काव्य संग्रह है, महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की है ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, भोजपुरी में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ख, अवधी में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन है? पिता कौन है? अज्ञेय। जी हाँ, इसका सही उत्तर है क। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद क्या है? देखिए, हाला मतलब मदिरा, शराब। तो वे कवि जो हाला, शराब को केंद्र मानकर लिखते थे, शराब पर ही लिखते थे, वो क्या कहलाता था? हालावाद, हालावादी कवि। तो हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है किसे? उमर खयाम को। इस याद रखिएगा, हालावाद के प्रवर्तक उमर खयाम जी हैं, इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और बाकी जो 3 वीडियो है उसका भी आप पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने संकलित किया है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। यह आपके परीक्षा में यहाँ से ज़रूर पूछी जाएगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।